किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए गेहूं धान के चक्र से निकलना बेहद जरूरी है। अगर किसान चाहें तो गेहूं धान के साथ भी अधिक आमदनी देने वाली फसलें या अन्य खेती के तरीके अपना सकते हैं। इसमें एक बेहद अच्छी आय का स्रोत है जैविक बीजों और पौधों की नर्सरी। नर्सरी का व्यवसाय अच्छी आमदनी का स्रोत तो है ही, साथ साथ पूरे परिवार के लिए साल भर रोजगार का भी अच्छा जरिया है। देश में अनेक नर्सरियां हैं और इसी कारण अच्छी किस्म के पौधे और बीज भी किसानों को उपलब्ध हो पा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जैविक नर्सरी एक नए और कमाई के अच्छे साधन के रूप में उभरी है। नर्सरी में सब्जियों, फल आदि के बीज भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें किसान तो खेत में लगाते ही हैं। साथ ही कई शहरी लोग अपने किचन गार्डन में भी इन बीजों का उपयोग करते हैं। पिछले कुछ समय से लोगों में जागरूकता बढ़ने के साथ जैविक बीजों, जैविक पौधों आदि की मांग बढ़ी है। लोग आज रसायन मुक्त खेती और रसायन मुक्त भोजन की मांग करने लगे हैं। उपभोक्ताओं की इस मांग को पूरा करने में जैविक नर्सरी सबसे पहला कदम है। नर्सरी का व्यवसाय शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे सबसे पहले जगह। किस जगह नर्सरी खोली जानी है, यह बहुत जरूरी निर्णय होता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि नर्सरी बाजार बड़े शहर आदि के पास हो, सड़कों के साथ परिवहन की उचित सुविधा हो, स्थानीय स्तर पर श्रमिकों की उपलब्धता हो, नर्सरी में उपयोग होने वाले उपकरण, खाद आदि भी आसानी से उपलब्ध हो। नर्सरी में शुरुआती लागत काफी आती है, इसलिए नर्सरी में क्या लगाना है और कितनी बड़ी नर्सरी लगानी है, इस सब पर ध्यान देना आवश्यक होता है। वैसे तो नर्सरी का व्यवसाय घर के पीछे अगर आंगन हो तो उसमें भी किया जा सकता है, या पास में कोई खाली प्लॉट हो तो उसके स्वामी के साथ मिलकर भी किया जा सकता है ये काम। और ग्रीन हाउस या फिर खेत में ही एक कोने में नर्सरी शुरू की जा सकती है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे नर्सरी का विस्तार भी करना होगा। इसलिए भूमि के छोटे हिस्से से शुरुआत करें, इससे आपको व्यवसाय का भी ठीक से अंदाजा हो जाएगा। बाजार की मांग के अनुसार नर्सरी में पौधों का चयन करें। जैसे अगर सब्जियों के बीज की अधिक मांग है तो सब्जियों के जैविक बीजों की नर्सरी लगाएं। फूलों की अधिक मांग है तो फूलों की नर्सरी से शुरू करें, और औषधीय पौधे तो सदाबहार हैं। इसके अलावा स्टॉक रखने की व्यवस्था भी रखें, जिससे सीजन के समय मांग पूरी की जा सके। जैविक बीजों की नर्सरी में जैविक खाद भी अधिकतर नर्सरी में ही बनाने की व्यवस्था होती है। जैविक बीजों के साथ आजकल फूलों और अन्य पौधों के लिए भी जैविक खाद का ही उपयोग किया जाने लगा है। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और गाय के गोबर का उपयोग होने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के साथ आय के नए स्रोत का भी सृजन होता है। नर्सरी शुरू करने से पहले तो हमें कोकोपीट, पल्लाइट और वर्मीकुलार तीनों का मिक्सचर आप बनाते हैं। तीनों का अनुपात के हिसाब से, मतलब जैसे 3 kg कोकोपीट, 1 kg आपका वर्मीकुलार, 1 kg पल्लाइट, तीनों का मिक्सचर मिलाते हैं, ढंग से मिलाते हैं। मिला के उसको पानी इतना डालते हैं कि मुट्ठी से पानी, मतलब ज़्यादा गीला ना हो ना ज़्यादा नमी हो। उसको मिला के फिर हम ट्रे में भरते हैं, जो अपनी नर्सरी की ट्रे है। ट्रे भर के उसमें फिर हम आधा इंची पे सीड डालते हैं। सीड डालने के बाद में फिर उसके ऊपर वर्मीकुलाट की लेयर डालते हैं। लेयर डाल के फिर उसको पानी लगाते हैं। पानी लगा के उसको हम कम से कम 1 हफ्ते तक ट्रे लगा के 5-5 की, फिर उसको खाली ट्रे रख के उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि सीड सबसे जल्दी उगे। नर्सरी में जैसे बैंगन है, गोभी है, शिमला मिर्च है और लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, ब्रोकली है, फूल गोभी है
और आपका टमाटो है, टमाटो चेरी टमाटो है, और लौकी है, तोरई है, और आपका घिया है, करेला है, बीन्स है, और सभी तरह के और सारे पौधे उगाते हैं। जैसे फ्लावर में कैलेंडुला है, और आपका मैरीगोल्ड है, स्वीट सुल्तान है, और आपका डायंथस है, गजेनिया है, क्राइसेंथेमम है, जरबेरा है, और सारी चीज़ जो भी जितने भी फ्लावर है, कोचिया है, गम्फरीना है, गिलाडिया है, ये सारे हम जैविक तरीक़ा से उगाते हैं। उपनगरीय खेती या कहें शहरों के आसपास के क्षेत्रों में होने वाली खेती में बागवानी फसलों के साथ नर्सरी बेहद लाभकारी व्यवसाय है। शहरी क्षेत्रों के पास नर्सरी में सब्जियों के पौधे व बीज, फूलों के पौधे, सजावटी पौधे आदि का व्यवसाय अच्छा रहता है। अब नर्सरी भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे अस्थायी नर्सरी। ये नर्सरी किसी खास पौधे या किसी खास मौसम के लिए ही लगाई जाती है। उदाहरण के लिए गुलाब के फूलों की सप्लाई का ठेका मिलने पर आपूर्तिकर्ता एक सीजन के लिए पट्टे पर जमीन लेकर 1 या 2 सीजन के लिए गुलाब के फूलों की नर्सरी लगा लेता है। अस्थायी नर्सरी में संरचनाएं भी अस्थायी होती हैं, जिन्हें काम खत्म होने के बाद हटाया जा सकता है, और पौध या कलम आदि भी एक बार खरीदकर उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की नर्सरी स्थायी नर्सरी होती है। इसमें संरचनाएं भी स्थायी होती हैं और इसमें बीज या कलम आदि के लिए मूल पौधे होते हैं, जिनमें से नर्सरी के लिए आवश्यक बीज या कलम की आपूर्ति होती है। इसमें भंडारण की भी व्यवस्था रहती है। इन स्थायी नर्सरियों में सब्जियां, फूल या फल आदि साल भर खुदरा या थोक विक्रेता को उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरे प्रकार की नर्सरी वन नर्सरी होती है, जिसमें वनों में लगने वाले पेड़ों, औषधीय पौधों, झाड़ियां आदि तैयार की जाती हैं। वन नर्सरी का उद्देश्य जंगल में पेड़ पौधे लगाकर जंगल में सुधार करना, या फिर जंगल से लकड़ी वितरण के लिए वनों में लकड़ी के लिए पेड़ों को लगाना। कई बार जंगल में आग भी लग जाती है और उसमें नष्ट हुए पेड़ पौधों की भरपाई भी इन वन नर्सरी से ही की जाती है। वन नर्सरी में सामान्यतः सागौन, सफेदा, रबर, चंदन आदि के पेड़ों के पौधे तैयार किए जाते हैं। वन नर्सरी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ काम करते हैं। चौथे प्रकार की नर्सरी होती है सब्जियों की नर्सरी। ये पूरी तरह जैविक होती है, जिनमें सब्जियों के बीज, पौध या बड़े पौधे तैयार किए जाते हैं। आजकल सब्जियों की नर्सरी में लगभग सभी प्रकार की सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। देश में अनेक सब्जियों की नर्सरियां हैं, जो अत्याधुनिक मशीनों में सब्जियों के जैविक बीजों को पैक करके बाजार में बेचती भी हैं। पांचवें प्रकार की नर्सरी फलों की नर्सरी कहलाती है। ये भी अधिकतर जैविक नर्सरी होती हैं, और जैसा नाम से समझ आ रहा है, इन नर्सरियों में फलों के पेड़ों के बीज, कलम, पौधे या पेड़ तक उपलब्ध कराए जाते हैं। छठे प्रकार की नर्सरी फूलों की नर्सरी होती है, और इनमें विभिन्न प्रकार के फूलों के बीज, कलम या पौधे तैयार किए जाते हैं। कुछ नर्सरियां रिटेल यानी खुदरा कारोबार करती हैं, और इन नर्सरियों से सीधे उपभोक्ता को पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। रिटेल वाली नर्सरियों में सीमित भूमि में पौधों को उगाया जाता है। रिटेल नर्सरी में क्योंकि पौधे सीधे उपभोक्ता को उपलब्ध कराए जाते हैं, इस कारण इस प्रकार की नर्सरी में मुनाफा अन्य की तुलना में अधिक होता है। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। वैसे तो नर्सरी का व्यवसाय घर के पीछे अगर आंगन हो
तो उसमें भी किया जा सकता है, या पास में कोई खाली प्लॉट हो तो उसके स्वामी के साथ मिलकर भी किया जा सकता है ये काम। और ग्रीन हाउस या फिर खेत में ही एक कोने में नर्सरी शुरू की जा सकती है। आमतौर पर अस्थायी नर्सरी और वन नर्सरी को छोड़कर लगभग बाकी सभी प्रकार की नर्सरियों में संरक्षित खेती की जाती है, जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस आदि। संरक्षित संरचनाओं वाली नर्सरी में खर्च भी अधिक होता है और इनके लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा राज्यों के बागवानी विभाग कई प्रकार की सब्सिडी और अन्य प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। नर्सरी व्यवसाय में आमदनी सामान्य खेती की तुलना में कई गुना अधिक होती है, लेकिन इसका उचित प्रशिक्षण लेना भी आवश्यक है। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग लेना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको थोड़ी न्यूनतम जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ आप अपने सामने होती हुई देख सकते हैं अगर, तो उससे गलतियां करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके पास हो, आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या नई तकनीकें आ गई हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो वो वहाँ पे खुद कर रहे हैं। जैसे मैंने ये नर्सरी शुरुआत करने से पहले मैं जो दिल्ली में कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो मुझे अपनी नर्सरी स्थापित करने का आइडिया भी वहाँ से ही मिला था। तो मैंने वहाँ पे सारा काम करते हुए भी देखा है कि कैसे होता है, कितनी छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस नर्सरी पे हम ज़्यादातर जैसे सब्जियों के पौधे ज़्यादा करते हैं और कुछ टाइप के फूल और फल भी हम करते हैं। तो सीज़न के हिसाब से रहता है सारा कुछ। और काफ़ी सारे पौधे हम अपनी तरफ से भी लगाते हैं किसान भाइयों के लिए, और ज़्यादातर हम काम ऑर्डर पे करते हैं। तो मौसम आधारित है, तो मौसम के हिसाब से जिस भी चीज़ की डिमांड होती है, जैसे आगरा रीजन में बहुत ज़्यादा अभी गर्मियों में मिर्ची और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, तो उसके ऑर्डर्स मिलते हैं। और कुछ मैं अपनी तरफ से ज़्यादा भी लगा के चलती हूँ, ताकि किसी किसान का अगर कोई खुद से जिसने नर्सरी करी है, कोई नुकसान हो गया अगर उनका और पौध मर गई, अर्जेंट में उन्हें कोई पौध चाहिए, तो उसका इंतज़ाम मैं थोड़ा रखती हूँ ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मेरी इस नर्सरी में ये फ़ैन एंड पैड वाला सिस्टम है, और ये जो ट्रेज़ आप देख रहे हैं ये भी स्पेशल टाइप की ट्रेज़ हैं, इन्हें प्रो ट्रेज़ बोला जाता है। तो इस पूरे को सेटअप करने में 40 लाख के आसपास का खर्चा आया है। जो भी किसान भाइयों के पास खेती की ज़मीन है उस पे सरकार 50% तक सब्सिडी देती है, तो करीब 20 लाख के आसपास में वो ये सेटअप बना सकते हैं और चला सकते हैं। इन जैविक नर्सरीज में फलों, सब्जियों और सजावटी बागीचों की पौध और कलम उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ नर्सरियां रिटेल यानी खुदरा कारोबार करती हैं और इन नर्सरियों से सीधे उपभोक्ता को पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। रिटेल वाली नर्सरियों में सीमित भूमि में पौधों को उगाया जाता है। रिटेल नर्सरी में क्योंकि पौधे सीधे उपभोक्ता को उपलब्ध कराए जाते हैं, इस कारण इस प्रकार की नर्सरी में मुनाफा अन्य की तुलना में अधिक होता है। अच्छी रिटेल नर्सरियों में उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिए काफी निवेश किया जाता है। इसी कारण लोगों में इन नर्सरियों के प्रति विश्वास होता है। इसी प्रकार भूदृश्य नर्सरियों में भी भूदृश्य यानी लैंडस्केपिंग से संबंधित प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे डिजाइनिंग, स्थापित करना और उपलब्ध कराए गए पेड़ पौधों के रखरखाव की सुविधा आदि सभी सेवाएं दी जाती हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई आदि में तो इस समय भूदृश्य संबंधित नर्सरियों की बहुत मांग है। इससे न सिर्फ कार्यालय व स्थल की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि दफ्तर, सोसाइटी आदि में प्रदूषण से लड़ने और हवा को स्वच्छ बनाने में भी लैंडस्केपिंग की महती भूमिका है। व्यावसायिक पादप नर्सरी में कम दरों पर किसानों, सरकारी संस्थाओं
पार्क आदि के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा आजकल तेजी से लोकप्रिय हो रही एक नर्सरी व्यवसाय का प्रकार है मेल ऑर्डर नर्सरी। इसमें उपभोक्ताओं को देश दुनिया में कहीं भी पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। पिछले कुछ समय से एक नया चलन शुरू हुआ है जिसमें लोग एक दूसरे को तोहफे के तौर पर पौधे देते हैं। हालांकि फूलों को देने का सिलसिला तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब तुलसी, गुलाब आदि के पौधे उपहार स्वरूप सीधे घर पहुंचाने का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। ये संरक्षित खेती है, तो इसमें पहले तो हमारी जो नर्सरी है उसमें 2 दरवाजे हैं, तो मैं सुनिश्चित करती हूँ कि दोनों दरवाजे हर समय बंद रहें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि कम से कम लोग नर्सरी में अंदर आएं और कम से कम लोग एक बार में नर्सरी में रहें, क्योंकि कोई भी किसान भाई जैसे आते हैं अपनी नर्सरी उठाने या देखने, तो कोई खेत से आ रहे हैं, तो एक भी कीड़ा किसी के साथ अगर आ गया तो ये पूरा बंद है, एक भी कीड़ा बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है और उसको रोक पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और, जैसे किसी भी पौधे में हमें दिखता है कि कोई दिक्कत आ रही है, तो हम इंतज़ार नहीं करते 2-4 और पौधों के ख़राब होने का। हम देखते हैं कि एक पौधे में दिक्कत आ रही है तो वहीं पे उसका इलाज करके ख़त्म करते हैं, ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये पूरा बंद एरिया है तो एक से एक में ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद टाइम से फर्टिलाइज़र जो कि हम खुद बनाते हैं जैविक तरीके से, उसका छिड़काव करना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का टाइम पे स्प्रे करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी कम ज़्यादा का ध्यान रखना, तापमान बरकरार रखना, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मौसम में आपके एरिया में कौन से पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं, किसकी नर्सरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे काफ़ी सारे पौधों की खुद से बो देते हैं किसान, नर्सरी तैयार नहीं होती है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक बेसिक नॉलेज कि कितना पानी चाहिए किस फसल को, क्या क्या उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, क्या मिनरल्स की ज़रूरत है, क्या तापमान की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पौधों को गर्मी ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ को सर्दी ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी शुरू करने से पहले ये समझ लें कि कम से कम 2 साल में नर्सरी से आय आना शुरू होगी। आजकल नर्सरी कारोबार बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है और इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, जो अच्छी बात है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होता है। एक कदम उन्नति की ओर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। अच्छी रिटेल नर्सरियों में उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिए काफी निवेश किया जाता है। इसी कारण लोगों में इन नर्सरियों के प्रति विश्वास होता है। इसी प्रकार भूदृश्य नर्सरियों में भी भूदृश्य यानी लैंडस्केपिंग से संबंधित प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नर्सरी चलाने के गुर सीखना बेहद आवश्यक है। बाग बगीचों, पौधों की देखभाल, नर्सरी कारोबार की समझ, जैविक खेती की संपूर्ण जानकारी, सिंचाई की नई तकनीकों की जानकारी, प्रशासनिक कौशल आदि जानकारियां नर्सरी के स्वामी को होनी आवश्यक है। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए जरूरी तमाम रणनीतियों की समझ भी आवश्यक है। आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक हैं और सलाद पत्ते, बेल पेपर, चेरी टमाटर,
ब्रसल्स स्प्राउट्स आदि की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे नर्सरी के कारोबार में और तेजी देखी जा रही है। नर्सरी में बीज, खाद, कीटनाशी आदि की बचत होती है और साथ ही सिंचाई के लिए पानी की अत्याधुनिक तकनीकों जैसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स आदि के उपयोग से पानी की बहुत बचत होती है। नर्सरी की पूर्ण स्वचालित प्रणाली भी अपनाई जा रही है, जिसमें बीज, पौधों आदि में ऑटोमेटिक रूप से पानी, पोषण, यहां तक कि प्रकाश की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक होती है। कुछ नर्सरियों ने तो अपना ब्रांड ही बना लिया है, जिसकी अच्छी गुणवत्ता के कारण मांग भी अच्छी है। अच्छी नर्सरियों ने खुद ही जैविक खाद तैयार करने से लेकर जैविक उत्पाद का सर्टिफिकेशन भी ले रखा है। जैविक का सर्टिफिकेट होने से इन नर्सरियों के उत्पादों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। जैविक नर्सरी का व्यवसाय एक बेहद मुनाफे वाला कारोबार है, जिसमें कौशल, प्रबंधन, श्रमिकों आदि के अलावा निवेश भी काफी होता है। नर्सरी लगाने से पहले किस प्रकार के पौधों की नर्सरी लगानी है, इसका पूरा अध्ययन कर लें। ये जरूर जान लें कि आसपास किस प्रकार के पौधों की मांग है और बाजार में भावों का उतार चढ़ाव कितना रहता है। नर्सरी शुरू करने से पहले ये समझ लें कि कम से कम 2 साल में नर्सरी से आय आना शुरू होगी। आजकल नर्सरी कारोबार बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है और इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, जो अच्छी बात है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होता है। नर्सरी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है। देश में ऐसी कई नर्सरियां हैं जिनकी अपनी टिश्यू कल्चर लैब हैं और वहां से तैयार होने वाले उन्नत किस्म के पौधे विदेशों तक जा रहे हैं। अच्छे गुणवत्ता युक्त उत्पादों की मांग हमेशा से रही है और रहेगी भी। इसीलिए यह आवश्यक है कि नर्सरी में प्रबंधन बेहद सधा हुआ हो। नर्सरी जहां आमदनी का अच्छा स्रोत है, वहीं रोजगार का भी बेहतरीन जरिया है और इस स्रोत से जुड़ना मौजूदा वक्त की मांग भी है। खेती का स्वरूप धीरे धीरे ही सही पर बदल रहा है। ये बात इसी से समझ आ सकती है कि देश में पिछले कई वर्ष से बागवानी का उत्पादन अन्न की तुलना में अधिक हो रहा है। लोग अधिक पोषण देने वाले फल सब्जियों की अधिक मांग कर रहे हैं। साथ ही जैविक उत्पादों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है और जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ी है। आने वाले समय में जैविक उत्पादों की मांग में और इजाफा होगा। इसके लिए उन्नत जैविक बीजों, जैविक पौध और जैविक पौधों की मांग भी बढ़ेगी और ये मांग किसानों के स्तर पर भी तेजी से बढ़ेगी। किसान हमेशा से उन्नत बीजों, पौध की तलाश में रहता है। ऐसे में अत्याधुनिक जैविक नर्सरी के द्वारा इस मांग को पूरा किया जा सकता है। सब्जियों और फलों के जैविक बीजों की मांग कई गुना बढ़ चुकी है और तमाम आकलन बताते हैं कि इस मांग में और तेजी आएगी। खेती हमारे अस्तित्व का आधार है। आज किसानों को नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। जरूरत इनसे जुड़ने की है, अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के लिए। अगली कड़ी में देखिए तरल जैव उर्वरक। पारंपरिक उर्वरकों की जगह अब तरल जैव उर्वरक ले रहे हैं और ये बदलाव पर्यावरण हितैषी होने के साथ किसानों की लागत में कमी और आमदनी में इजाफा करने वाला भी है। क्या है तरल जैव उर्वरक? कैसे तैयार होती हैं तरल जैव उर्वरक? क्या हैं इनके लाभ और कैसा है इनका बाजार? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।